मैं इस वक्त भयंकर उलझन के साथ अपने कमरे की बालकनी में टहल रही थी। मेरे दिमाग में एक साथ इतने सारे विचार आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कोई भी माँ जब अपने बच्चों की ऐसी इच्छा को देखती है, जिसमें बच्चों की तो खुशी होती है, लेकिन उसे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर नजर नहीं आता, तो वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। और आज वही स्थिति मेरे साथ भी थी। मेरा नाम हेमलता है। मेरे दो बेटे हैं, हर्ष और विराज। मैंने अपने दोनों बेटों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। उनकी परवरिश में मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहने दी। अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूं, और उनके पालन पोषण के लिए मैंने खूब मेहनत भी की है। उनकी खुशियों की खातिर मैंने अपनी जवानी की हर एक इच्छा और हर एक खुशी का बलिदान कर दिया, क्योंकि मेरा हमेशा से यही सपना था कि मेरे दोनों बेटे खूब पढ़े लिखें और अपने पैरों पर खड़े होकर एक कामयाब इंसान बने और सम्मान के साथ जिंदगी जिएं, क्योंकि इस दुनिया में उसी इंसान को इज्जत मिलती है जो कामयाब होता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अच्छा पैसा कमा रहा होता है। जिस वक्त मेरे दोनों बेटे छोटे थे और जब उन्हें अपने पिता के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त मेरे पति की अचानक से मौत हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे अंधेरे कुएं में फेंक दिया हो और मैं एक ऐसे जाल में फंस गई हूं जहां मुसीबतों के सिवा मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे उस बुरे वक्त में सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। सबने हमसे मुंह फेर लिया था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके सहारे मैं खुद को मजबूत महसूस कर सकती। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं अपने दोनों बेटों को इस काबिल बनाऊंगी कि वे समाज में सिर ऊंचा करके जिएंगे। और इसी के लिए मैंने एक माँ होने के नाते अपनी क्षमता के हिसाब से हर वो काम किया जिससे मेरे घर का खर्च भी चले और मेरे बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई रुकावट ना आए। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही। यहाँ तक कि मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने थे, उन्हें भी मैंने बेच दिया। लेकिन मैंने कभी भी उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। मेरे छोटे बेटे का नाम हर्ष है। वो छोटा है, शायद इसी वजह से मुझे उससे थोड़ा ज्यादा लगाव है। बचपन से ही वो बहुत सीधा साधा और संस्कारी बच्चा है। वो मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी हर एक बात मानता था। जबकि मेरा बड़ा बेटा विराज बचपन से ही बहुत समझदार, गंभीर और अपने नियम कायदों पर चलने वाला था। शायद वक्त की ठोकरों ने उसे अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर बना दिया था। उसे घर की जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था, और फिर पिता का साया सिर से उठते ही वो और भी ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वह हर फैसला बहुत सोच समझकर करता था। भगवान ने मेरी सालों की मेहनत, दुआओं और त्याग का फल दिया, और विराज अपनी मेहनत और तेज दिमाग की वजह से सीधे एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर लग गया। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में वो हमेशा सबसे आगे रहता था। वहीं हर्ष ने भी अपनी लगन और मेहनत से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था। जिस दिन दोनों अपनी पहली कमाई लेकर आए और उन्होंने वो पैसे मेरे कांपते हुए हाथों पर रखे, उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी थकान एक ही पल में खत्म हो गई हो। मेरे बेटों ने अपनी पहली कमाई मेरे हाथों में रखी, और उसी दिन से हमारे घर की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। गरीबी का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा और हमारी जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ने लगी। रिश्तेदारों और समाज में हमारी इज्जत भी बदल गई। मुझे वो दिन याद आने लगे जब किसी रिश्तेदार की शादी में जाती थी तो मुझे सबसे किनारे पर बैठा दिया जाता था। पति के गुजर जाने के बाद हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि रिश्तेदार और अपने सगे भाई बहन तक हमसे ठीक से बात नहीं करते थे। उन्हें डर रहता था कि कहीं हम उनसे पैसे या उधार न मांग लें। यहाँ तक कि कई बार तो हमें शादी ब्याह के न्योते तक नहीं दिए जाते थे। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब हर छोटे बड़े पारिवारिक प्रोग्राम का पहला निमंत्रण हमारे घर आने लगा। किसी भी दावत में जब मैं पहुंचती तो लोग अपनी जगह से खड़े होकर मेरा स्वागत करते, सम्मान के साथ आओ भगत करते, और घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं अपने बच्चों को बुलाकर मेरा परिचय करवाती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। अब लोगों की नज़रों में तिरस्कार नहीं था, बल्कि सम्मान के साथ साथ एक अलग तरह की लालसा भी दिखाई देती थी, जैसे कि मैं कोई बहुत प्रभावशाली औरत हूँ।
ये सब कुछ मेरे बेटों की सफलता का असर था। उनकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे चरित्र की मिसालें लोग हर जगह देते थे और जिन्हें सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मैं हर पल भगवान का धन्यवाद करती थी। लेकिन धीरे धीरे दौलत और सम्मान ने मेरे मन में एक नई इच्छा पैदा कर दी, जो शायद इंसानी स्वभाव का ही हिस्सा है। गरीबी के दिनों ने मेरे मन में ये बात बैठा दी थी कि दुनिया सिर्फ पैसे और ऊंचे पद वालों की इज्जत करती है। इसी सोच के कारण मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी किसी बहुत अमीर, रसूखदार और बड़े घराने में ही करूंगी, ताकि हमारी तरक्की का सफर और आगे बढ़ सके। मैंने ये भी ठान लिया था कि जिन लोगों ने हमारी गरीबी में हमारा साथ नहीं दिया, उनके घर की लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जब भी मैं अपने बड़े बेटे विराज से शादी की बात करती, वो बस हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देता, जैसे इस सब में उसकी जिंदगी में कोई और ही मकसद ज्यादा जरूरी हो। वो अक्सर कहता, माँ, अभी मेरी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी अपना करियर और जिंदगी बनानी है। अगर आपको बहू लाने की इतनी ही जल्दी है, तो आप पहले हर्ष की शादी कर दीजिए। वो छोटा है, उसे शादी की ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि घर में बहू आ जाए, ताकि आप अकेली न रहें। हर्ष, जो मेरी हर बात मानता था, उसने भी यही कहा, भैया की बात मान लीजिए। अगर उनका अभी शादी करने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। जब भैया का मन होगा, तब उनकी भी शादी हो जाएगी। मैं बड़ी उलझन में पड़ जाती थी। सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे की शादी पहले हो रही है। लेकिन हर्ष मुझे समझाता, माँ, लोगों की बातों की चिंता मत कीजिए। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हमारी खुशी आपकी खुशी में है। अपने बेटों की ऐसी समझदारी देखकर मैं मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने मुझे इतने संस्कारी और आज्ञाकारी बेटे दिए हैं। जैसे ही मैंने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बेटों की शादी की बात शुरू की, हमारे घर तो रिश्तों की लाइन ही लग गई। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी की शादी मेरे बेटों से हो, क्योंकि अब हम पहले वाले गरीब और अनदेखे परिवार नहीं रहे थे। आखिरकार मैंने हर्ष का रिश्ता शहर के एक अमीर और रसूखदार परिवार में तय कर दिया। मैंने ना अपने मायके वालों के बताए हुए रिश्ते किए और ना ही ससुराल की तरफ से बताए गए रिश्तों में किसी से बात की। मैंने ऐसा घर चुना जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार में 2 बेटियां थीं। सगाई के समय ही उन्होंने हर्ष को इतना शानदार घर उपहार में दिया कि उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं सोचने लगी कि जब सगाई में इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो शादी में तो ना जाने क्या क्या देंगे। उनका आलीशान रहन सहन, उनका ठाट बाट और उनकी जिंदगी देखने के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि विराज की शादी भी किसी ऐसे ही बड़े और अमीर परिवार में हो। मैं चाहती थी कि दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाए। जब मैंने एक बार फिर से विराज पर शादी के लिए जोर डाला, तो वो थोड़ा परेशान होकर बोला, माँ, मुझे अभी कुछ दिन खुलकर जी लेने दीजिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आपने हर्ष की सगाई कर दी है और अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। विराज के मना करने के बाद मैंने हर्ष की शादी की तारीख तय कर दी। उधर लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी और दोनों घरों में शादी की खुशियां पूरे जोर शोर से मनाई जाने लगी। मैंने अपनी होने वाली बहू अनन्या के लिए शहर के सबसे बड़े शोरूम से सबसे अच्छे कपड़े और गहने खरीदे थे। लेकिन जब हर्ष ने उससे कहा कि माँ ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से शॉपिंग की है, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो मेरे खरीदे हुए कपड़े और गहने बिल्कुल नहीं पहनेगी। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे बेटे हर्ष ने मुझे समझाया और बोला, माँ, आप चिंता मत करो। अभी तक आपका बड़े और अमीर घर की लड़कियों से सामना नहीं हुआ है। अरे, वो अपनी शॉपिंग खुद करती हैं। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ यही रिवाज है, ताकि लड़की को लगे कि ससुराल वाले उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहे। मैंने भी बेटे की बात मान ली और वे सारे महंगे कपड़े और गहने एक बैग में रख दिए और सोच लिया कि बाद में विराज की सगाई में काम आ जाएंगे। शादी से कुछ दिन पहले मैंने घर का सबसे बड़ा कमरा हर्ष और अनन्या के लिए पूरी तरह तैयार करवा दिया था। लेकिन एक शाम हर्ष ने आकर ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई।
मैं हैरानी से अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। उसने कहा कि अनन्या इस घर में नहीं रहना चाहती। वो शादी के बाद यहाँ नहीं आएगी, बल्कि अपने उस नए आलीशान घर में रहेगी जो उसे सगाई में गिफ्ट में मिला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या उसे हमारा घर पसंद नहीं है? लेकिन हर्ष ने कहा, माँ, वो बहुत अमीर घर की बेटी है। उसे अकेले रहना पसंद है। उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए वो वहीं रहना चाहती है। मैं सोचने लगी कि पहले तो इस घर में आ जाती, बाद में अगर मन होता तो वहां चली जाती। लेकिन बेटे की खुशी के लिए मैं चुप रह गई। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। तभी मेरा बड़ा बेटा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ, जब आपने अपनी पसंद से इतने अमीर घर में रिश्ता करना ही था तो बहू लाने की क्या जरूरत थी? सीधा अपना बेटा ही उन्हें दे देती। अब यही होना था। उसके बाद दोनों बेटे मुझे समझाने लगे। हर्ष ने कहा, माँ, वो नया घर भी आपका ही है। आपका जहां मन करेगा आप वहां रहेंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा माँ वाला दिल फिर से पिघल गया। मैंने सोचा मेरा बेटा गलत नहीं कह रहा होगा। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस चमक धमक के पीछे क्या छिपा है। मेरा बेटा मुझसे कौन सा सच छिपा रहा है। मैंने उसकी बात मान ली। फिर शादी का दिन आ गया। पूरा परिवार बैंक्वेट हॉल में मौजूद था। हर कोई मेरी बहू की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था, तुम्हें तो हीरा मिल गया। कोई कह रहा था, अरे भाई, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। लोग मेरे परिवार को देखकर जल रहे थे। मैं बहुत खुश थी। लेकिन शादी खत्म होते ही जब विदाई हुई तो मेरी नई बहू अपने पति के साथ सीधे अपने नए घर चली गई और हम सब खाली हाथ अपने घर लौट आए। घर आकर मेरा मन बहुत भारी था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी विराज मेरे पास आया और बोला, माँ, अब मेरी भी शादी करवा दीजिए। मैंने हैरानी से पूछा, अभी तक तो तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं थी, आज अचानक क्या हो गया? उसने कहा, अगर एक हफ्ता और निकल गया तो मैं आपको उस लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। माँ, ऐसी बहू का क्या फायदा जो शादी के बाद आपके घर ही ना आए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हालात देखकर मैंने फैसला कर लिया है। मेरी पत्नी आपके साथ इसी घर में रहेगी। उसकी बात सुनकर मुझे सारी बात समझ में आने लगी कि वो इतने दिनों से शादी क्यों टाल रहा था। मैंने पूछा, क्या यही वजह थी? उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने कहा, बहू मेरी पसंद की होनी चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, वो आपकी पसंद से भी बढ़कर होगी। आप उससे मिलेंगी तो उसे बहुत पसंद करेंगी। विराज बेंगलोर में जॉब कर रहा था और वो 2 हफ्तों की छुट्टी पर आया हुआ था। एक दिन उसने कहा, माँ, आप भाभी और हर्ष को भी साथ ले चलिए ताकि वो भी लड़की को देख लें। बाद में कोई ये ना कहे कि हमें बताया ही नहीं गया। जिन लोगों की यहाँ रिश्ता है वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें हमारे आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि परिवार भी अच्छा होगा, तभी वो इतनी आसानी से बुला रहे हैं। वरना आमतौर पर लड़की वाले बार बार लड़के का घर आना पसंद नहीं करते। हम सब चल पड़े। हर्ष और अनन्या दूसरी गाड़ी में थे और मैं विराज के साथ थी। पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि इस बार अपनी बहू को मैं अपने ही घर में रखूंगी। अगर कोई मुझे पैसे या बड़ा घर देकर अलग रहने की बात करेगा तो मैं साफ मना कर दूंगी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक विराज ने गाड़ी एक पुराने मोहल्ले की तरफ मोड़ दी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, बस माँ, 2 मिनट रुकिए, वो यहीं रहती है। फिर उसने गाड़ी एक बहुत पुराने से घर के सामने रोक दी। घर का लकड़ी का दरवाजा भी कई जगह से टूटा हुआ था। ये देखकर मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी होने वाली बहू के सामने भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी पीछे हर्ष की गाड़ी भी आकर रुक गई, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया कि वो इस गंदी बस्ती में गाड़ी से नहीं उतरेगी। विराज बार बार कहता रहा कि भाभी, बस एक बार चलकर मिल लो, लेकिन अनन्या ने मुंह फेर लिया, गाड़ी का शीशा बंद कर लिया और हर्ष से बोली, जल्दी चलो यहां से, मेरा तो यहां पर दम घुट रहा है। हर्ष भी इतना सीधा था कि उसे ये भी नहीं दिखा कि उसके भाई का दिल कितना दुख रहा है। विराज बार बार उसे रोकता रहा, लेकिन हर्ष ने तुरंत गाड़ी घुमा दी और वहां से चला गया। मेरा भी अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने बेटे का उदास चेहरा देखा और विराज ने मेरा हाथ पकड़कर प्यार से मुझे गाड़ी से उतारा और अंदर ले जाने लगा,
तो मैं उसके साथ चली गई। घर पुराना जरूर था, लेकिन इतना साफ सुथरा था कि देखकर समझ आ रहा था कि घर की औरतें बहुत सलीकेदार हैं। हमें एक छोटे से कमरे में बैठाया गया, जहां सिर्फ एक पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था। मैं तो पूरे दिन बड़े आराम वाले घर में रहने की आदी थी, इसलिए वहां की गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी और मेरा मूड लगातार खराब होता जा रहा था। विराज बार बार मेरा हाथ दबाकर मुझे शांत रहने का इशारा कर रहा था। मैं जब भी उसकी तरफ देखती तो वो हाथ जोड़कर मुझे यही कहता कि माँ प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना। तभी लड़की की माँ अंदर आई। वो उम्र दराज महिला थी। वो हमारे पास बैठ गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है। उसके पति की मौत बहुत पहले हो गई थी। उसके बाद उसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने मन ही मन सोचा, चलो जो भी है, लड़की अगर अच्छी निकली तो बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को चाय लेकर कमरे में लाई और मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं एकदम चुप रह गई। लड़की कोई खास खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग सांवला था। मैं सोचने लगी कि मेरे इतने सुंदर और जवान बेटे को आखिर ये लड़की कैसे पसंद आ गई। मुझे तो यही लग रहा था कि इन माँ बेटी ने मिलकर मेरे इंजीनियर बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्होंने हमारे सामने चाय और नाश्ता रखा, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, अब हमें घर जाना है। मेरी वजह से विराज भी बार बार उनसे माफी मांगने लगा। वो बुजुर्ग महिला भी विराज को बार बार बेटा कहकर बुला रही थी। जैसे ही मैं वहां से उठकर बाहर निकलने लगी, उस औरत का चेहरा भी उतर गया। विराज उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह इज्जत दे रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, एक तो तुम मुझे ऐसी जगह ले आए और ऊपर से ये लड़की तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। अगर लड़की बहुत सुंदर भी होती तो मैं सोचती, लेकिन अब तो लोग पूरी जिंदगी यही बातें करेंगे कि ये कैसी बहू लेकर आए हैं। एक तरफ अनन्या है जो चांद का टुकड़ा लगती है, और दूसरी तरफ ये लड़की। मैं किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। वो बार बार मुझे समझाता रहा। वो कहता, माँ ये लड़की बहुत समझदार है। हो सकता है ये अपनी भाभी जितनी सुंदर ना हो, लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। ये आपकी बहुत सेवा करेगी। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। वो पूरे रास्ते मुझे मनाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानी। शाम होते ही हर्ष घर आया और गुस्से में बोला, ये विराज ने कैसी बेवकूफी कर दी। मेरी वाइफ के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। अरे वो तो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हारे भाई का रहन सहन कैसा है और वो हमें कहां पर ले गया था। तुम लोगों के पास आज पैसा तो आ गया है, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी वैसी की वैसी छोटी ही है। विराज के बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं अपनी बहू से कुछ कह नहीं पाई। अपने बेटे की बातें सुनकर तो मैं और भी हैरान रह गई। उसने कहा कि मम्मी आप भी कमाल करती हैं। आपने विराज को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि मेरी वाइफ उसका मजाक उड़ा रही है। मैंने कहा, देखो हर्ष, मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वाइफ को अपने जेठ का मजाक उड़ाने का अधिकार मिल गया। समझ गए? हर्ष बोला, मम्मी जब से मेरी शादी हुई है तब से आप मेरी वाइफ को गलत ही समझ रही हैं और हर बात पर उसका दिल दुखाती रहती हैं। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। मेरा वही बेटा जो पहले मेरी हर बात मानता था, आज मुझसे नाराज होकर चला गया, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अपने बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए। जब विराज ने देखा कि मैं अब भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हूं, तो वो भी चुप होकर बैठ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिंदगी के इस मोड़ पर जिन बेटों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही दोनों बेटे मुझसे दूर होते जा रहे थे। विराज बार बार कहता रहा कि मम्मी आप उस लड़की के साथ थोड़ा वक्त तो बिताइए, फिर आपको वो भी पसंद आ जाएगी और आप खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। लेकिन मेरी नजरों में उसकी खूबसूरती ही सबसे बड़ी बात थी। मुझे लगता था कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी
कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो खूबसूरत होती तो शायद मैं उसकी गरीबी भी नजरअंदाज कर देती। विराज मेरी जिद से बहुत दुखी था और हर वक्त परेशान रहने लगा था। उसकी हालत देखकर भी मैंने उसकी तकलीफ नहीं समझी। वो मेरा बड़ा बेटा था और मैंने कभी भी उसे इतना परेशान नहीं देखा था। आखिर मजबूरी में और भारी मन से मैंने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की से तुड़वा दिया। कुछ दिन बाद विराज की छुट्टियां खत्म हो गईं और वो वापस अपने काम पर चला गया। मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई। दूसरी तरफ हर्ष अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगा था। वो कभी कभी फोन करता भी था तो बस फॉर्मेलिटी भरी बातें करके फोन रख देता था। एक दिन मैंने हर्ष को फोन करके कहा कि बेटा, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा दम घुटने लगा है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। जब तक विराज की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे पास रह लूंगी। मेरी बात सुनकर हर्ष का जवाब बहुत अजीब था। उसने कहा, मम्मी मैं शाम को आपको फोन करता हूँ, फिर बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अपना ही बेटा मुझे अपने घर बुलाने के लिए सोचने की बात कर रहा था। जिस घर की नींव हमने रखी थी, आज उसी घर में जाने के लिए मुझे जवाब का इंतजार करना पड़ रहा था। शाम को मैंने फिर फोन किया तो उसने बहुत आराम से कहा, मम्मी मैं अनन्या से बात करना भूल गया था। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मैं उससे पूछे बिना आपको कैसे बुला सकता हूँ, ये घर उसका भी है। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अब मेरा बेटा अपनी पत्नी के इशारों पर जी रहा है और अपनी माँ को घर बुलाने का फैसला भी खुद नहीं कर सकता। एक माँ को अपने ही बेटे के घर आने के लिए उसकी पत्नी की इजाजत चाहिए। तभी मुझे विराज की कही हुई बात याद आई कि शादी के बाद बेटा धीरे धीरे माँ से दूर हो जाता है। मैंने उसे दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन अगले दिन वो खुद मुझे लेने आ गया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी माँ को घर लाने के लिए भी पत्नी से इजाजत लेनी पड़ती है। हर्ष ने भी पलट कर कहा, तो फिर मेरी आपने शादी इतने अमीर घर की लड़की से क्यों कराई? जब ये घर उसके नाम है तो मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा। अब मैंने उसके साथ जिंदगी शुरू कर दी है, उसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैं अकेला बीमार पड़ जाऊं तो मेरी देखभाल कौन करेगा? उसकी बात सुनकर भी मैं मजबूरी में उसके घर चली गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेरी अनन्या से मुलाकात नहीं हुई। नौकरानी बार बार यही कहती रही कि भाभी जी अभी आराम कर रही हैं, उठेंगी तब मिलेंगी। मैं कई बार उसके बारे में पूछती रही, लेकिन वो नहीं आई। आखिर रात को वो मेरे पास आई। उसने भी बस 5 मिनट की फॉर्मेलिटी भरी बातें की और बड़े ठंडे अंदाज में बोली, मम्मी जी आपने ये क्या कर दिया? आपने विराज भैया का रिश्ता कहाँ तय कर दिया? मेरी तो लोगों के बीच में इज्जत ही चली जाएगी अगर वहां उनकी शादी हुई तो। मैं और हर्ष उस शादी में नहीं आएंगे। फिर आप ही अपने बेटे की शादी कर लेना, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मेरी होने वाली जिठानी किस परिवार से है तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं इतनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि मुझे भी ये रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मैं चुप हूं, क्योंकि उसकी खुशी इसी में है। मेरी बात सुनते ही वो तुरंत बोली, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास इसका एक उपाय है। ऐसा तरीका जिससे सबका काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने पूछा, क्या तरीका? वो बोली, उस लड़की और उसकी माँ को कहीं दूर भेज दीजिए ताकि उनका विराज भैया से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाए। इस तरह हमारे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने बताया कि उसकी एक कजिन है, सोनिया, जो बहुत पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत है। हम उसकी शादी विराज भैया से करवा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई और अब मैं चाहने लगी कि विराज की शादी सोनिया से ही हो। इसलिए मैंने अनन्या की बात मान ली। सिर्फ 3 दिन ही बीते थे कि विराज का फोन आया। उसने कहा, माँ मैं पायल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आप हर्ष को लेकर उसके घर जाइए और पता कीजिए सब ठीक है या नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू अनन्या ने उस लड़की और उसकी माँ के साथ क्या किया, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि अब मेरे बेटे का उससे रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगले दिन मैंने विराज से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं वहां गई थी, लेकिन घर पर ताला लगा था।
शायद वो लोग घर पर नहीं थे। मैंने फोन भी किया लेकिन नंबर बंद आ रहा है। मेरी बात पर विराज ने विश्वास कर लिया, पर वो पायल के लिए बहुत परेशान था। मैं पिछले 1 हफ्ते से हर्ष के घर पर ही थी, लेकिन ना तो बेटा दिखता था और ना बहू। मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती। नौकरानी समय पर खाना दे जाती। अगर कुछ चाहिए होता तो कमरे से ही नौकरों को बुलाना पड़ता। लेकिन अकेले रहते रहते मेरा मन ऊब गया था। 1 महीने बाद विराज छुट्टी लेकर आया और मुझे अपने साथ घर ले आया। अपने घर आकर मुझे थोड़ी शांति मिली। उसने छुट्टी लेकर पायल को बहुत ढूंढा, हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। विराज अपना सिर मेरी गोद में रखकर बहुत रोता था। कहता था, माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे रोता देखकर मेरा भी दिल दुखता था, लेकिन उसे समझाने की बजाय मैंने कहा, देख बेटा, अगर वो अच्छी लड़की होती तो तुम्हें बता कर जाती। मुझे तो शुरू से ही वो लड़की अजीब लगती थी। विराज ने उसे बार बार ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। छुट्टी खत्म होते ही वो वापस तो चला गया, पर उसने अपने पहचान के दोस्तों को पायल को ढूंढने का काम सौंप दिया था। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी पायल का कोई पता नहीं चला तो विराज पूरी तरह टूट गया। वो फोन पर बहुत रो रहा था तो मैं भी रोने लगी। मैंने विराज से कहा कि मैं तो बेटा तुम्हारी शादी पायल से करवा देती, पर अगर वो अपनी मर्जी से खुद ही कहीं चली गई है तो अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। और इस सब में भला मेरी क्या गलती है बेटा? मैं हर्ष के घर में अनाथों की तरह पड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर में बड़ी बहू आ जाए ताकि कोई तो मेरा भी सहारा हो। आखिरकार मैंने विराज को सोनिया से शादी के लिए मना लिया। विराज से सोनिया की शादी हुई तो वो इतना दहेज लेकर आई कि पूरे मोहल्ले के लोग देखते रह गए। विराज को दहेज में एक शानदार कार भी मिली। पूरे परिवार में मेरी बहुत तारीफ हो रही थी। मेरी नई बहू भी बहुत सुंदर थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे दोनों बेटों की शादी अमीर घरों में हुई और उनकी जिंदगी संवर गई। लेकिन छोटी बहू अनन्या सबसे अलग अलग ही रहती थी। और इधर 2 हफ्ते के बाद ही सोनिया ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो भी अनन्या की तरह ही घमंडी निकली। इधर विराज को उसकी कंपनी की तरफ से एक बहुत शानदार ऑफर मिला कि वो 1 साल के लिए अमेरिका में जाकर काम करे। ये उसकी सफलता के लिए बहुत बड़ा मौका था और इसीलिए विराज तुरंत ही अमेरिका चला गया। हम सोनिया को भी विराज के साथ भेजना चाहते थे, लेकिन सोनिया का वीजा लग ही नहीं पाया तो मजबूरन सोनिया को यहीं पर रहना पड़ा। जैसे ही विराज अमेरिका गया, सोनिया अब अपने असली अवतार में आ गई थी। वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनती, बहुत गहरा मेकअप करती और ऊंची हील्स पहनकर घर से निकल जाती। मैं इतनी मजबूर थी कि उससे पूछ भी नहीं सकती थी कि कहाँ जा रही हो। वो अब लगभग हर रोज ही ऐसा करती थी और रोज रात को 2 या 3 बजे ही घर लौटती। मुझे उसकी फिक्र होती थी, इसलिए मैं जागती रहती। तब मैंने देखा कि उसे लड़के लेने आते थे और लड़के ही छोड़ कर जाते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैंने इनडायरेक्टली विराज से बात की कि वो जल्दी से कोई भी तरीका निकाले और सोनिया को अपने पास अमेरिका ही बुला ले, लेकिन विराज की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तो विराज ने भी मुझे परेशान देखकर समझाया कि माँ, सिर्फ 1 साल की ही तो बात है और फिर मैं साल में 2 बार तो छुट्टी पर आ जाऊंगा। ये 1 साल कहाँ बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आखिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? उसके सवाल पर मैं चुप हो गई, क्योंकि भला मैं उसे क्या बताती। अगर मैं उसे बताती तो वो उल्टा मुझे ही दोष देता, क्योंकि ये बहू मैं खुद ही पसंद करके उसके लिए लाई थी। मैंने विराज को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक दिन यहाँ पर रहने वाले उसके एक दोस्त ने विराज को फोन करके सब कुछ बता दिया। इसके बाद सोनिया और विराज में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी, तभी सोनिया गुस्से में मेरे कमरे में आई और बोली, माँ जी, इस उम्र में भी आपको शर्म नहीं आती? मेरी शिकायत मेरे पति से करती हैं, मुझ पर इल्जाम लगाती हैं। अरे भगवान से डरिए, हाथ में माला लेकर मेरे खिलाफ साजिश करती हैं। मैं हैरान होकर उसे देखती रह गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा तो वो और भी बदतमीजी करने लगी। उसने मुझे खुली धमकियां दी, यहां तक कि मुझ पर हाथ उठाने के लिए भी तैयार हो गई। मैं डर गई। मैं बार बार कहती रही कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी अचानक ना जाने कैसे विराज वहां आ गया।
शायद अपनी पत्नी की करतूत का पता चलने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया होगा, इसीलिए इमरजेंसी में दौड़ा चला आया। उसने ये सब देखा तो बहुत गुस्सा हो गया और सोनिया से कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए। सोनिया मुझे कोसती हुई अपना सामान लेकर चली गई। विराज बहुत परेशान हो गया। जैसे ही ये बात अनन्या को पता चली, उसने हर्ष को भड़काया कि तुम्हारे भाई ने मेरी कजिन की बहुत बेइज्जती की है और इसके पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। शाम को भी हर्ष आया और फिर मुझे ही उल्टा भला बुरा कहने लगा कि मेरा भाई तो पागल हो गया है। फिर हर्ष और अनन्या जबरदस्ती सोनिया को मनाकर वापस घर ले आए। अब मेरा भी इस घर में दम घुटने लगा था, क्योंकि सोनिया भी मुझे देखना पसंद नहीं करती थी। आखिर मैंने हर्ष से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले चलो। मैं हर्ष के घर आ गई, लेकिन वहां दोपहर में जब हम सब खाने की मेज पर बैठे थे, तब अनन्या अपने पति के साथ खाना खाते हुए बोली, माँ जी, इस उम्र में तो भगवान से डरिए, अब शिकायतें करना छोड़ दीजिए। आपने हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रखी है? मैं हैरान होकर उसे देखती रही, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। वो और कड़वी आवाज में बोली, मुझे तो अपने तरीके से सब संभालना आता है, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरी शिकायतें करने की? लेकिन भगवान के लिए सोनिया को उसकी जिंदगी जीने दीजिए। मेरा बेटा हर्ष सामने बैठा सब देख रहा था, लेकिन उसमें इतना भी साहस नहीं था कि अपनी पत्नी से कह देता कि मेरी माँ, इस तरह से उससे बात मत करो। उसने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं रोका। मैंने अपनी पसंद से दोनों बेटों की शादी अमीर घरों में करवाई थी और इस घर को अपने हाथों से सजाया था, लेकिन सच ये था कि अब किसी भी घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। मेरी वो बहुएं जो मेरी पसंद की थीं, वो दोनों मुझसे नफरत करने लगी थी। उन्हें लगता था कि मैं उनके खिलाफ अपने बेटों के कान भरती हूँ और उनके घर की शांति खराब करती हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। विराज अब भी मुझसे ठीक से बात कर लेता था, लेकिन हर्ष अब मुझ पर शक करने लगा था। मेरे अपने ही बच्चे अंदर ही अंदर घुट रहे थे और अब मुझे समझ आने लगा था कि पैसे के लालच ने मेरे अपने घर की खुशियां छीन ली थी। मैंने अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया था। हर्ष के घर पर आए मुझे आज दूसरा दिन था। अचानक मेरा दिल घबराने लगा और मैं बाहर लॉन में जाकर बैठ गई। मैं अपने बेटे हर्ष के साथ घर के बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। अनन्या घर के किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसी वक्त ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैं अपने बेटे से अपने दिल की बात करने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने रोते हुए उससे कहा कि बेटा, मैंने तुम दोनों बच्चों को कितनी मुश्किलों से लड़कर बड़ा किया। मैंने बहुत भारी मन के साथ कहा कि अगर मैं विराज के घर पर जाती हूँ तो वहां भी हर बात पर परेशानी खड़ी हो जाती है, और अगर मैं यहाँ तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ तो तुम भी इतने मजबूर हो कि अपनी पत्नी के सामने उसकी गलत बातों पर भी उसे बिल्कुल नहीं रोकते हो। वो तुम्हारी माँ के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करती रहे, लेकिन तुम एक शब्द तक नहीं कहते। मैंने हर्ष से कहा कि बेटा, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम अपनी पत्नी पर कोई जुल्म करो, पर अगर कोई बात गलत है और तुम्हें भी वो गलत लग रही है, तो फिर उसका पति होने के नाते तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना। मैं जब ये सारी बातें अपने बेटे को समझा रही थी, तभी मुझे ये पता ही नहीं चला कि अनन्या कब पीछे से आकर खड़ी हो गई और वह हमारी सारी बातें सुन रही थी। वो एकदम गुस्से में दांत पीसती हुई मेरे पास आई और बड़े ही गुस्से के साथ उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से झटका देकर मुझे खड़ा कर दिया। उसने मेरे हाथ में अपने नाखून इतनी जोर से गड़ा दिए कि दर्द से मेरी चीख निकल गई। फिर वो गुस्से में बोली, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। 2 मिनट के अंदर यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो मुझे बहुत बुरी तरह धक्का देकर बाहर निकालने लगी। मैं हैरानी और दुख से अपने बेटे का चेहरा देख रही थी। मेरा वही बेटा जो कभी मेरे आगे पीछे घूमता था, हमेशा मेरी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, मेरी एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज वो अपनी माँ पर हाथ उठाने से अपनी पत्नी को भी नहीं रोक पाया। उसने बस अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर इतना कहा कि शांत हो जाओ, मैं अभी माँ को यहाँ से ले जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। इस सदमे से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जिस बात में मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी बात पर मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं अपना थोड़ा सा सामान भी मुश्किल से उठा पाई। मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि हर्ष मुझे सीधे हॉस्पिटल ले गया।
जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो उसने बहुत ही मजबूरी भरी आवाज में कहा कि माँ, मैंने अनन्या के पापा से 10 लाख रुपए लेकर अपने कारोबार में लगाए हैं। अगर आज मैंने उससे रिश्ता खराब कर लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं जा सकता। माँ, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मुझे उसे मनाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि ये वही सीख थी जो कभी मैंने ही अपने बेटे को दी थी कि अमीर घर में शादी करना ताकि घर की हालत सुधर जाए। उस समय विराज अमेरिका में था। मुझे पूरा यकीन था कि अनन्या ने सोनिया को भी फोन कर दिया होगा, क्योंकि वो दोनों हर बात एक दूसरे से करती थी। तभी हर्ष के फोन पर विराज का कॉल आने लगा। हर्ष ने फोन उठाया तो जैसे ही उसने विराज की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उसकी बातों से मुझे इतना सुनाई दिया कि विराज पूछ रहा था, अब माँ को कहाँ छोड़ोगे? जब हम कार में बैठे तो मैंने देखा कि गाड़ी मेरी बहन के घर की तरफ मुड़ रही है। मैंने पूछा, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? तब हर्ष ने कहा कि विराज भैया ने बताया कि अनन्या ने सोनिया को सब कुछ बता दिया है और सोनिया भी बहुत गुस्से में है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में वापस आई तो फिर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब मैं आपको अभी ना तो अपने घर लेकर जा सकता हूँ और ना ही विराज भैया के घर। जब तक विराज भैया अमेरिका से वापस नहीं आ जाते तब तक आपको मौसी के घर पर ही रहना होगा, और ये विराज भैया का ही फैसला है। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा बेटा मुझे मेरी बहन के घर के बाहर छोड़कर जल्दी से वहां से चला गया। मैं 2 बेटों की माँ होकर भी आज बीच सड़क पर बिल्कुल अकेली और बेबस खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन के घर कैसे जाऊं और उसके घर पर जाने की मैं उसे क्या वजह बताऊंगी। अगर उसे जरा भी अंदाजा हो गया कि मुझे मेरे बेटों ने बेसहारा छोड़ दिया है तो वो तो मेरा मजाक ही उड़ाएगी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर सामने वाली सड़क पर पड़ी और मैं हैरान रह गई। सामने से एक रिक्शा आ रहा था और उसमें वही पायल बैठी हुई थी जिसे विराज बहुत पसंद करता था। वो लड़की अपनी बीमार माँ को सहारा देकर रिक्शा से उतार रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल में पछतावा और दर्द उभर आया। बिना सोचे समझे मेरे कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वो एक छोटे से घर के अंदर जा रही थी। मैंने भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो वहां की हालत देखकर मेरा दिल ही बैठ गया। पायल ने अपनी बीमार माँ को एक टूटी हुई चारपाई पर लिटाया हुआ था। उसका घर बहुत ज्यादा खराब हालत में था। घर पूरी तरह से टूटा फूटा और जर्जर था। जैसे ही पायल की नजर मुझ पर पड़ी तो वो हैरानी और गुस्से से बुरी तरह से कांपने लगी। मैंने तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। मैंने उसकी माँ से भी माफी मांगी। पायल की माँ दुखी आवाज में बोली कि तुम विराज की माँ हो, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तो विराज और तुम्हें हमेशा अपना ही मानती थी। मैंने पायल से पूछा कि तुम लोग वहां से यहाँ क्यों चले आए? तो पायल ने रोते हुए बताया कि कैसे अनन्या के गुंडों ने उन लोगों के घर आकर उन्हें धमकी दी, यहाँ तक कि रोज रोज उनका जीना तक मुश्किल कर दिया था। पायल की माँ बोली कि वो लोग मेरी बेटी के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते थे। मुझे अपनी बेटी की इज्जत को लेकर डर लगने लगा था और इसीलिए फिर मजबूर होकर हमें वो घर बेचना पड़ा और यहाँ आकर छुप कर रहना पड़ा। पायल मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जैसे तैसे घर चला रही है। उन गुंडों ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम में से किसी ने भी विराज से कोई भी संपर्क करने की कोशिश की तो फिर वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए पायल की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रो रो कर कहने लगी कि उनकी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और मैं बीमार औरत उस पर बोझ बनकर बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। तब तक पायल अपनी माँ के लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने फिर से पायल से माफी मांगी और उससे कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल दो, 2 मिनट के लिए दे दो ना, क्योंकि मुझे विराज से बात करनी है। मेरी ये बात सुनकर पायल डर गई। वो घबराते हुए बोली कि मैं अपने फोन से आपको विराज को फोन नहीं करने दे सकती हूँ। मैं अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। पर मैंने पायल को भरोसा दिलाया कि तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरा होना था वो हो चुका है।
जैसे तैसे डरते डरते पायल ने मुझे अपना मोबाइल दिया। मैंने कांपते हाथों से विराज का नंबर मिलाया और जैसे ही उसकी हेलो की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद मैंने उससे कहा कि विराज बेटा, मुझे पायल मिल गई है और हम लोगों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं भी तुम्हारी भाभी के साथ मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया। ये सब सुनकर विराज को गुस्सा भी आया, लेकिन वो भी रोने लगा और रोते हुए बोला, माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने फिर अपने बेटे से माफी मांगी और कहा कि मैं लालच में अंधी हो चुकी थी, लेकिन आज मुझे मेरे कर्मों की सजा भी मिल गई है। फिर विराज रोने लगा कि मैं कल ही अपने इंडिया के वकील को तलाक के कागज तैयार करने को बोल दिया था, क्योंकि कल मेरा सोनिया से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सोनिया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। वो मुझे पीठ पीछे धोखा दे रही थी और जब मैंने उससे इस बारे में सवाल किया तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगी और मुझे धमकी देने लगी कि वो मुझे उल्टा किसी भी गलत इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा देगी। पर मैं उसकी हरकतों से पहले ही सतर्क हो गया था, इसीलिए मैंने उसकी हर एक बात को रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि पायल मिल गई। मैं वैसे भी सोनिया के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसने तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी हैं। उसने तो आप पर भी हाथ उठाया, आपको कितना बुरा भला कहा और यहाँ तक कि वो मुझ पर बार बार इस बात का दबाव बना रही थी कि मैं आपसे कभी भी ना मिलूं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैंने ये काम बहुत जल्दी निपटा लिया है और इसीलिए यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बस 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा और मैं 1 हफ्ते के बाद हमेशा के लिए इंडिया लौट रहा हूँ। मैं घर पहुँचते ही सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। आपका बेटा कमज़ोर नहीं है। आज मैं इतने ऊंचे पद पर काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है और आपको पता है, इंडिया लौटते ही मुझे कंपनी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। अब मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहूँगा, बल्कि मुझे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO बनाया जा रहा है। इस पद पर पूरे भारत की टेक्निकल टीम मेरे अंडर काम करेगी। इसके साथ ही मेरी सैलरी भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। कंपनी ने मेरे लिए रहने को एक शानदार कंपनी का बंगला, आने जाने के लिए लग्जरी कार और ड्राइवर की सुविधा भी दी है। माँ, ये सब आपकी दुआओं और मेहनत का फल है। आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, तभी तो आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। अब बस आप तैयार रहिए, इस बार मैं आपको अपने साथ उसी नए घर में लेकर जाऊंगा जहां आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा, जहां से जाने के लिए आपको कभी कोई कुछ नहीं कह सकेगा और हम सब इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे। विराज ने मुझे 1 हफ्ते तक पायल के साथ उसके घर में ही रहने के लिए बोल दिया और पायल ने भी उसकी बात मान ली। मैंने इस 1 हफ्ते में पायल को बहुत करीब से देखा और मुझे समझ आ गया कि मैं उसे अपनी बहू के रूप में ना चुनकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुकी थी, क्योंकि उस बच्ची ने मुझे 1 हफ्ते में जितना प्यार, जितना मान सम्मान और मेरी जितनी परवाह की थी, उतनी तो मेरी दोनों बहुओं ने आज तक कभी नहीं की थी। 1 हफ्ते के बाद विराज लौट आया और फिर उसने सोनिया को तलाक के कागज पकड़ा दिए। सोनिया गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने घर वापस लौट गई और फिर हम सब, पायल और उसकी माँ, दोनों को साथ लेकर अपने घर वापस लौट आए। कुछ महीनों की लंबी प्रक्रिया के बाद विराज और सोनिया का तलाक हो गया, जिसके बाद मैंने विराज और पायल की शादी धूमधाम से करवा दी। पर मैं हर्ष और अनन्या को उस शादी में नहीं बुलाया। शायद अगर हम बुलाते तो वे तब भी नहीं आते, क्योंकि वे दोनों इस वक्त अपनी दौलत और रुपए के नशे में डूबे हुए थे। अब हम विराज को कंपनी की तरफ से मिले हुए खूबसूरत आलीशान बंगले में रह रहे हैं। पायल मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है। पायल की माँ भी बहुत अच्छी है। मेरी और उनकी अब अच्छी दोस्ती हो गई है। जब से वो हम लोगों के साथ रह रही हैं, तब से उनकी सेहत में भी धीरे धीरे काफी सुधार हो गया है। सच कहा है किसी ने कि परिवार का साथ इंसान को एक नई ताकत और जीने की उम्मीद से भर देता है और फिर उसमें किसी भी बीमारी से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। यहाँ बेंगलुरु में आकर हम सब काफी खुश हैं। भगवान की कृपा से विराज का एक प्यारा सा बेटा भी हो गया है, जिसने हमारी जिंदगी में नए रंग भर दिए हैं। हर्ष का कभी कभार छिपकर फोन आ जाता है। वो अपनी पत्नी के दबाव में जी रहा है और हर वक्त घुटन महसूस करता है। वही पत्नी जो उसे पहले बहुत अच्छी लगती थी, आज जब वही सब कुछ उसके साथ हो रहा है जो वो दूसरों के साथ करती थी,
तो अब उसके लिए अनन्या के साथ रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन वो बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इस वजह से ये रिश्ता भी खत्म नहीं कर पा रहा है। अनन्या की वजह से ही वो हमसे कभी मिलने नहीं आ पाता। हर्ष अक्सर रोते हुए कहता है कि माँ, मुझे आप लोगों की अब बहुत याद आती है। काश मुझे पहले ही समझ आ गया होता। काश मैंने ऐसी लड़की से शादी नहीं की होती। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आखिरकार मैं एक माँ हूँ, पर विराज की जिंदगी को देखकर मैं खुश हूँ कि मेरा एक बेटा अपनी पसंद के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मुझे आज भी अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और मैं सोचती हूँ कि हमें हमेशा अपने बच्चों की पसंद नापसंद को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि कई बार माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन की ये कहानी सीख देती है कि इंसान को लालच और झूठे दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए और सच्चे प्यार और रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की नींव कभी भी पैसे और सामाजिक रुतबे पर नहीं, बल्कि संस्कारों और इंसानियत पर ही टिकी होती है। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और व्यवहार से होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने बच्चों को अगर अमीर बनने और सफल बनने की सीख देनी चाहिए, तो उसके साथ साथ उनमें अच्छे संस्कार भी डालने चाहिए। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि अक्सर हम सिर्फ अपनी बहुओं में ही बुराइयां और कमियां ढूंढते रहते हैं और बेटों के बदल जाने का सारा इल्जाम बहुओं पर ही डालते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हमारे खुद के दिए हुए संस्कार अगर अच्छे नहीं होते तो हमारा बेटा बदल ही जाएगा। लेकिन हम अपने बेटे में कभी भी कमी नहीं निकालते, क्योंकि उसमें कमी निकालने का मतलब ये होता है कि हमारी परवरिश में कमी निकलेगी और इसका इल्जाम हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। इसीलिए हम बहू पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि उसने मेरे बेटे के कान भर भर कर उसे बदल दिया है, जबकि हकीकत ये होती है कि बेटा बदलना चाहता है, इसीलिए वो बदलता है। और इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, उतना ही हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रचे गए हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।